हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन देखेंगे PGT 2011 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि ये पार्ट 4 है। इसमें ये पेपर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने वादा किया है आपसे कि 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर कराएंगे, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित रहेंगे, जिसमें कि MCQ एंड PYQ मिक्स रहेंगे। तो इसमें हमने TGT के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद में PGT के, इसके बाद में अन्य जो एग्जाम आपके सभी होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित सभी PYQ जिसमें सॉल्व किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। USA की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पहले तो आपका क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि कनेक्टिकट घाटी है कहाँ पे, तो ये है USA में। प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये प्रसिद्ध है तंबाकू के लिए। किसके लिए है ये? तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या इसके देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट फसल प्रदेश पाए जाते हैं। उनमें तंबाकू के मुख्य क्षेत्र कनेक्टिकट घाटी, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है कौन है? प्राकृतिक रेशम का जिसमें कि प्रथम स्थान आता है वो आता है चीन का। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और यहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान आ जाते हैं। पहले पर आपका चीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसे विश्व का कहवा पत्थर कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो वो कौन सा पत्थर हो जाएगा आपका कॉफ़ी पोर्ट? ये हो जाएगा सेंटोस, जिसको कि कॉफ़ी पोर्ट या फिर कहवा पत्थर के नाम से जाना जाता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ का सेंटोस कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है। जो कहवा पत्तन कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है यह साओ पोलो क्षेत्र में कहवा आता है। जो यहाँ पे जो कहवा आता है वो कहाँ से आता है? साओ पोलो क्षेत्र से आता है। अतः सेंटोस से उस क्षेत्र की ओर जाने वाले रेल मार्ग को कहवा रेल मार्ग कहते हैं। तो रेल मार्ग भी है वहाँ पे और पोर्ट भी है, दोनों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है युवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। युवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, नगोया को यहाँ का डेट्रॉइट एवं जापान का ब्रेडफोर्ड कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? नगोया को। कोबे, नागासाकी, याकोहामा यहाँ के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो ये मैंने है आपके जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। एंड जापान का पिट्सबर्ग युवाता हो गया। और नगोया को यहाँ का डेट्रॉइट एवं जापान का ब्रेडफोर्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार के निकेल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किसका है? 90% जो योगदान है वो इसमें आंसर दिया नहीं गया था, तो व्याख्या इसकी देख लेंगे। वर्तमान समय में निकेल के उत्पादन में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है, जहां विश्व के कुल निकेल का उत्पादन का 32.5% हिस्सा है। उसमें कितना दिया गया था? 90% पूछा था। ठीक है, इसके बाद द्वितीय स्थान पर जो आता है, द्वितीय और तृतीय पर फिलीपींस व रूस आता है। दूसरे पर आपका फिलीपींस आ जाता है और तीसरे पर रूस आता है। यानी कि कोई भी देश निकेल के अकेले 90% इससे उत्पादित नहीं करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ही गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया था, तो इनको देख लेते हैं अपन व्याख्या में। जो आपका एल्यूसिन गर्त है उत्तरी प्रशांत में है, और टोंगा गर्त आपका दक्षिणी प्रशांत में है। प्लूटोर्को गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर में एवं सुंडा गर्त हिंद महासागर में। इसमें क्या हुआ था, जो सभी विकल्प थे सही थे, कोई भी गलत नहीं था, या फिर एक सही होना चाहिए था, 3 गलत होने चाहिए थे। तो ऐसा इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए इसको भी आयोग ने इसको बाहर कर दिया था चेक करने से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? कौन सा है वो? भूमध्य सागरी, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। जो आपका टैगा प्रदेश है, जो ये पाया जाता है पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। टैगा जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार उत्तरी अमेरिका के मध्य कनाडा, यूरोप, स्वीडन, दक्षिण में फिनलैंड, पोलैंड, पश्चिमी रूस व साइबेरिया में स्थित है।
यह जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। इस वायु में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। कैसी होती है यहाँ पे? सबसे अधिक जो मुलायम लकड़ी, सॉफ्ट लकड़ी होती है वो यहाँ से प्राप्त होती है, जिसका सर्वाधिक आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग जोड़ती है किसको किससे? चीन एवं हेनन द्वीप को, चीन एवं हांगकांग को, होक्काइडो एवं होन्शु को, या मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा को। तो ये जोड़ती है जो समुद्रगत सुरंग है, सबसे लंबी है, तो ये जोड़ती है होक्काइडो एवं होन्शु को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। होन्शु सीकन सुरंग को एक रेल द्वारा होक्काइडो द्वीप से जोड़ा गया है। यह रेल लाइन समुद्र तल के नीचे सुगारू, क्या है? सुगारू जल संयोजक से एक सुरंग द्वारा बनाई गई है। जापान की प्रसिद्ध बुलेट रेल के द्वारा योकोहामा, नागोया, क्योटो, ओसाका, ओकाहामा, हिरोशिमा आदि को होक्काइडो की राजधानी सप्पोरो से ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आप सिर्फ नॉर्मल इन देशों के नाम ना याद रख करके होक्काइडो को होन्शु से जोड़ती है, ये याद रखेंगे। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले एक खान है जो कि प्रसिद्ध है हीरे के लिए। ये है कहाँ पे? ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें कि सोना, हीरा, यूरेनियम, कोयला, तांबा, टिन, मैग्नीज, लोहा, सीसा, क्रोमियम, ये सभी इनका उत्खनन होता है। तो काफ़ी मतलब महंगी खान है, आर्थिक बढ़िया है उनके। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा दी गई है। तो स्वर्ण नगर की उपमा किसको दी गई है? जोहान्सबर्ग को दी गई है। किम्बरले यहाँ की प्रसिद्ध हीरे की खान है। किम्बरले हीरे की खान को बिग होल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बिग होल के रूप में किम्बरले की खान को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन का सर्वाधिक उद्योग वाला नगर है। सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे है? संघाई में है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेंगे। चीन का क्षेत्रफल लगभग संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का अजगर किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चीन में सभी उद्योग पूर्ण रूप से विकसित हैं। सर्वाधिक उद्योग वाला जो नगर है संघाई है, जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेशम वस्त्र उद्योग है, इनका पूर्ण विकास हुआ है। ये कहाँ से हुआ है? संघाई से हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उद्योग नगर इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 32,87,273 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि विश्व में देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है। 2.43% इसका भूभाग है इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल दर्रा, इसकी जो हाइट है 3,494 मीटर है। बुर्जिल दर्रा 4,199 मीटर है। धौलाधार दर्रा 4,812 मीटर है, ये गलत हो जाएगा। बनिहाल दर्रा 2,832 मीटर है, ये सही हो जाएगा। तो जो धौलाधार दर्रा है उसकी हाइट कितनी है? 3,812 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी किन 3 नदियों के मिलने से बनती है? कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं जबकि कोसी का निर्माण होता है? तो वो कौन सी नदियाँ हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी सोन, अरुण एवं तामूर। ठीक है, इन नदियों के मिलने से बनती है कौन? कोसी बनती है आपकी। कोसी किसको बोला जाता है? इसके लिए एक और नाम फेमस है, इसको बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी एक कैसी है? पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में हुआ है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय पार करने के बाद में इसमें पश्चिम से सुनकोसी, पूरब से तामूर मिलती है। अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोसी बनाती है। क्या बनाती है ये? अरुण से जब मिल जाती है तो ये सप्तकोसी बनाती है। कोसी भयंकर जलप्लावन और बाढ़ हेतु प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। इस नदी की टोटल लंबाई है 730 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? आपके असम, बंगाल में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पश्चिम भारत में या फिर उत्तर भारत में। तो जो आम्र वर्षा होती है वो दक्षिण भारत में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्वी मानसून की बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में एक आम बात है। कैसी है ये? केरल में एक नॉर्मल बात है कि वहाँ पे बौछारें आ रही हैं। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। जो तूफानी वर्षा होती है इसको किस नाम से जाना जाता है केरल में? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है,
क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है। कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है? कॉफ़ी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम। एवं केरल में इसको बोला जाता है आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। कैसे? लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से या फिर मरुस्थलीय मिट्टी से। तो जो गुजरात क्षेत्र है वो आपका काली मिट्टी से आच्छादित है, यानी कि वहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा है। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप में रेगुर व उत्तर प्रदेश में करेल, काली कपास, कपास की मिट्टी या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। चरनोजम भी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी के कई सारे नाम हैं। रेगुर है स्थानीय रूप में, चरनोजम है उष्णकटिबंधीय, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको चरनोजम कहा जाता है, और करेल कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। दक्कन लावा के अपक्षय से इसका विकास हुआ है। जो लावा था वो कैसा था? जल के गर्म होता, काला पड़ता है, काले के कारण मिट्टी कैसी हुई थी? वहाँ की काली हुई थी। इसलिए इसका जो विकास कहाँ पे है? ये दक्कन की जो आपका गोंडवाना है या फिर जो दक्षिण साइड है वहाँ पे है। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है? ये 0.04 हेक्टेयर या फिर 0.09 हेक्टेयर। तो ये आपकी हो जाएगी 0.09 हेक्टेयर है, जो कि प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है, और विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन 0.6 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, ये कहाँ पे? जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान है ये कहाँ पे? झांसी में है। झांसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? फूलों की खेती कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है आपके तमिलनाडु राज्य में। अग्रणी कौन आता है? तमिलनाडु आता है। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश का स्थान भी फूलों में ही आता है, कि ये लोग, ये देश भी, ये राज्य हैं आपके, ये भी फूलों की खेती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में, असम में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। जो साल के वृक्ष पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। साल के वृक्ष संपूर्ण तराई क्षेत्र और भारत के हिमाचल प्रदेश से लेकर के असम तक मिलते हैं। ये वन्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में संकेंद्रित हैं। इसकी लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती है, जिसका प्रयोग रेलवे स्लीपर, इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। जो रेलवे स्लीपर बनती है वो कैसे बनती है? साल की लकड़ी से। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। ये कहाँ पे है? आपके महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, लौंगो हिमालय एवं शिवालिक के बीच में, चिनाब घाटी में या फिर जोजिला कारगिल के बीच में। तो ये स्थित है आपकी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपकी कश्मीर घाटी अवस्थित है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मध्य और महान हिमालय के बीच में 2 खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य में फैली हुई है। पश्चिम में अगर आप जाओगे तो जो कश्मीर की घाटी है वो किसके बीच में फैली हुई है? पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में। इसका जो क्षेत्रफल है 4900 वर्ग किलोमीटर है। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोमीटर लंबी व 89 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कयाल पाए जाते हैं आपके केरल में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केरल के कोल्लम जिले की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक पश्च जल है। क्या है? बैकवाटर झील है, जिसे नम भूमि वेटलैंड घोषित किया गया था। यहाँ की स्थानीय भाषा में झील को क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है। तो झील को कयाल कहाँ पे बोला जाता है? केरल में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 2 किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं। वो कौन से हैं? उत्तरी मैदान व असम, छोटा नागपुर, पठार व बस्तर, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, काठियावाड़ व थार मरुस्थल। तो जो आपका आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 2 किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हो जाएंगे वो छोटा नागपुर का पठार एवं बस्तर जिला है, ये हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, किंतु खनिज संसाधन एवं वन संसाधन की दृष्टि से काफ़ी धनी है। उसमें क्या है? खनिज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही साथ में उसमें वन भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यह पठार ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है, यानी कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट व नीस जो चट्टानें वो पाई जाती हैं। इसी के कारण यहाँ पे क्या मिलता है? खनिज मिलता है। इस पठार पर ऊपर उठे हुए संप्राय मैदान देखने को मिलते हैं।
क्योंकि ये क्या है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू के ऊपर में जो मैदान होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं, एक टेबल लैंड के रूप में होते हैं। इस पठार पर दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, वो कौन है आपका, कोडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्यन तंत्र। तो ये हो जाएगा आपका धारवाड़ तंत्र, जो कि सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ शैल तंत्र का निर्माण हुआ। यह प्राचीन परतदार चट्टान है जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं। ये कैसी हैं, रूपांतरित हो चुकी हैं और इनका रूप जो परिवर्तन हो चुका है। ये सर्वाधिक खनिज युक्त शैल हैं। इसमें लोहा है, सोना मिल जाएगा आपको, मैग्नीज मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, क्रोमियम मिल जाएगा। तो ये किस क्रम की चट्टानें हैं, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडापिन का उपयोग किया था। ये किसने किया था, तो ये आइसोडापिन का जो शब्द का इस्तेमाल किया था ये अल्फ्रेड वेबर ने किया था। आइसोडापिन का मतलब क्या था, इसका था समान परिवहन वाली जो रेखाएं थी उनके लिए उन्होंने जो शब्द बनाया था उसको कहा था आइसोडापिन। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेबर महोदय ने उद्योग के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 में किया था। डेट याद रखेंगे, 1909 में इनका सिद्धांत आया। वेबर ने अपने सिद्धांत में आइसोडापिन का प्रयोग किया। आइसोडापिन परिवहन के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च की इकाई में वृद्धि होती तो उसे मिलाने वाली रेखा को आइसोडापिन कहा जाता था। ये इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। जो समान परिवहन वाली रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा थी उसको उन्होंने आइसोडापिन कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मैग्नीसाइट आपका चौक की पहाड़ी है। ठीक है, कैनाइट ये सरायकेला, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी हीरा कुरनूल में है, यूरेनियम गुलबर्गा में है, ये आपके सही हो जाएंगे। व्याख्या इनकी देख लेते हैं। मैग्नीसाइट आपके चौक की पहाड़ी हो जाएगी, कैनाइट सेमभूमि में हो जाएगा, हीरा कुरनूल में एवं यूरेनियम गुलबर्गा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रसागर लकवा बदरपुर अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे है आपका, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर असम में। तो ये स्थित है आपके असम में। नाम याद रखेंगे, रुद्रसागर लकवा बदरपुर अंगूरी तेल, ये क्या है, क्षेत्र है जो कि असम में स्थित है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। रुद्रसागर लकवा बदरपुर अंगूरी तेल क्षेत्र असम में स्थित है। रुद्रसागर क्षेत्र में रुद्रसागर 1961 में और लकवा 1965 में प्रमुख उत्पादन केंद्र है, जिनसे क्या है प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ पर स्थापित है। ये गुजरात के लांबा में या फिर सैलोजीपेली हैदराबाद के निकट में, माधापार भुज के निकट में या फिर मुपंडल तमिलनाडु में। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे है, ये पवन फार्म तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी कहाँ पे है, मुपंडल जगह है तमिलनाडु की, वहाँ पे स्थित है। ये कब इसकी स्थापना हुई थी, ये 1986 से चल रहा है अब तक। और मेगावाट कितना है, इसकी क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति में, जलवायु एवं व्यवसाय में, मिट्टी एवं जल प्रवाह में, आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति में। तो जो समानता किसमें है, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पतियों की समानता होती है। जिस प्रदेश में एक समान जलवायु है वहाँ पर प्राकृतिक क्षेत्र भी एक समान ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। स्टेनसियस ये क्या है, अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म या फिर ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति, मलेशिया के बागान फार्म या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक अन्न फार्म। तो जो स्टेनसियस हैं ये आपके अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म को वहाँ पे स्टेनसियस बोला जाता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। अर्जेंटीना पशुपालन मुख्यतः पूर्वी आर्द्र क्षेत्रों में होता है। पश्चिम के शुष्क भागों में भेड़ों को पाला जाता है। किसको पाला जाता है, वहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है। बृहद पशुपालन केंद्रों में एस्टेंसिया कहा जाता है, जो बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन किया जाता है उसको वहाँ पे एस्टेंसिया कहा जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले को ग्वाचो या फिर गायचो कहा जाता है। ये नाम भी आप याद रखेंगे, ग्वाचो एवं गायचो, ये किसको कहा जाता है,
पशुओं की देखभाल करने वाले को, जो यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों की मिश्रित प्रजाति है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।